8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 जिसका पेपर आपके जो 8 तारीख को जो पेपर होने वाला है गणित का, उसके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो अगर आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको निश्चित रूप से 80 में से अच्छे नंबर आपके प्राप्त होंगे। और गणित आपको जो बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। और जिनको जो रियल पेपर चाहिए तो मेरे पास में कोई रियल पेपर नहीं है, आप जो अभी वीडियो को बंद करके जा सकते हैं। और जिनको अच्छे नंबर लाने हैं, 80 में से अच्छे नंबर लाने हैं, तो आप वीडियो को अच्छे तक लास्ट तक देखना अच्छे से, आपको जो काफ़ी फायदा मिलेगा, यह मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। बाकी मेरे पास में ऐसा कोई रियल पेपर नहीं है जो मैं आपको दूंगा। बाकी जो आपको सवाल करना जरूर मैं सिखाऊंगा, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देख सकते हैं। और जिनको ये रियल पेपर चाहिए वो फिर ये वीडियो भी बंद कर सकते हैं। तो वीडियो वही शुरू से अंत तक देखिए जिसको जो पास होना है, अच्छे नंबर लाने हैं। निश्चित रूप से आपको इसमें से प्रश्न देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि यही रियल पेपर यही आएगा। और ऐसा जो कोई भी जो यूट्यूब पे नहीं बता सकता है रियल पेपर, तो आप इस बात को जो थोड़ा सा ध्यान रखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और निश्चित रूप से अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा और कुछ नई चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और नई चीज़ सिखाएंगे आपको। पहला प्रश्न आपके ये है कि एक परिमेय संख्या को निम्न रूप में से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, ये इसकी परिभाषा होती है। तो परिमेय संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं? P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर ये जो Q है, इस Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये नीचे जो है यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, बाकी 0 के अलावा कोई भी संख्या प्लस माइनस में आ सकती हैं। फिर आपसे पूछेंगे ये P और Q क्या है? तो P और Q जो होते हैं वो पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? ये पूर्णांक होते हैं, आपको याद कर लेना है, ये पूर्णांक होते हैं। और पूर्णांक जो संख्या होती है वो माइनस और प्लस दोनों तरफ चलती हैं। अगला प्रश्न आपके दूसरा, कौन सी एक पूर्ण घन संख्या है? इसमें से कौन सी एक पूर्ण घन संख्या? तो मैंने आपको पिछले वीडियो में 1 से लगा के 10 तक के घन निकलवाए थे, तो वो इसमें से आपको एक बताने की कौन सा एक पूर्ण घन है। तो 36 तो 6 के वर्ग है तो नहीं होगा, 25 किसी के घन वर्ग नहीं है, और 100 तो है वो आपके 10 के वर्ग है। ये क्या है? 10 के वर्ग है। तो ये जो 125 है वो आपके 5 के घन है। किसके है ये? 5 के घन 125 है। यानी कि आप 5 को 3 बार गुणा करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे तो ये 125 आ जाएगा। गुणा करके देख लेना, 5 पंजे 25 और 25 को 5 से करेंगे तो 105 आपके उत्तर आएगा, 125। तो ये 125 इसका आपका आंसर आएगा। ये आपके पूर्ण घन संख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न आपकी ये है कि एक साइकिल 500 रुपये में खरीदकर 20% की हानि पर बेची जाती है, तो आपको इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो सीधा ही है जो इसका हानि में बेची, तो फिर आपने उसको बेची कितने रुपए में? 20% की हानि, तो उसने टोटल 80% में बेची, जो भी वो लाया उसको 80% में बेची। एक तो तरीका ये है कि इसका 80% ज्ञात कर लो तो भी इसका उत्तर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि पहले आप 500 का 20% ज्ञात करो, जो भी उत्तर आए उसको 500 में से घटा लो। मैं आपको ये वाला तरीका बताता हूँ, पहले 500 का 20% ज्ञात करना। ये जो जिस मूल्य पे खरीदते हैं उसको कहते हैं क्रय मूल्य, और जिस पे बेचते हैं उसको कहते हैं विक्रय मूल्य। अगर ज़्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे तो हानि होगी, और कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा। तो इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको हानि ज्ञात करें, तो 500 का आपको 20% ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 500 का 20% ज्ञात करने के लिए 500 इंटू 20 और बट्टे में लगाएंगे 100। 100 के 2 जीरो से 500 के 2 जीरो कट जाएंगे, और 20 को गुणा करेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके 100 रुपये। यानी कि 20 पंजे कितने होते हैं? 100 होते हैं। तो 100 रुपये की इसको हानि हुई, 100 रुपये की हानि हुई। तो हम क्या करेंगे? विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए जो क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा आपके क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य में से हम हानि को घटा लेंगे, तो हानि कितने की हुई? 100 रुपये की। 500 में से 100 को घटाएंगे तो आपके विक्रय मूल्य आ जाएगा 400 रुपये। तो ये तो आपके 400 रुपये विक्रय मूल्य। अगर आप इसमें 500 का डायरेक्ट 80% ज्ञात करते हैं, क्योंकि जो बेची वो तो 80% की कीमत ही आई उसकी, तो भी आपके उत्तर 400 रुपये ही आएगा। तो दोनों में से किसी तरीके से आप इसमें बता सकते हैं। तो ये आपके आंसर आ गया होगा समझ में। ये इसका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा आपके? ठीक है, 400 रुपये आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके चौथा क्वेश्चन देखो, 80 ग्राम कागज़ का मूल्य आपके 40 रुपये है, आपको 100 ग्राम कागज़ का मूल्य ज्ञात करना है। ऐसे सवाल जब भी आपसे पूछे तो पहले आपको क्या करना है? 80 ग्राम का दे रखा है और ज़्यादा ग्राम का पूछा है, तो पहले आपको 1 ग्राम का मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 80 ग्राम का मूल्य कितना है? 80 ग्राम का तो है अपने पास में 100 रुपये, 40 रुपये, और 1 ग्राम का ज्ञात करना है, तो वो हो जाएगा आपका, पहले 1 ग्राम का ज्ञात कर लेंगे तो 40/80। ठीक है, इसको हम काट लेंगे, ये 0 से 0 कटेगा, 4 के बार से 8 2 बार कटेगा, तो 1 बार 2 आएगा, 1/2। आपको ज्ञात करना है 100 ग्राम का,
तो 100 ग्राम का ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 को 100 से गुणा कर लेंगे। 100 के पाड़े इस 2 के पाड़े से 100 को काटेंगे, ये 50 बार कटेगा। तो कितने रुपए लगेंगे, 50 रुपये लगेंगे। बहुत ही ये सरल है। देखो 80 का आधा 40 लग रहा है, तो 100 का आधा कितना लग जाएगा, 50 रुपये। डायरेक्ट भी इसमें हम निकाल सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न ये पूछा गया है कि ये बीजीय व्यंजक है, इसमें एक ये किस प्रकार का बीजीय व्यंजक है। इसमें देखो अगर एक ही प्लस का निशान होता तो वो द्विपदी होता, और इसमें 2 प्लस के निशान है, इसका मतलब ये त्रिपदी है। ये क्या है, त्रिपदी है, 3 पद वाला है, 1 पद 2 पद और 3 पद इसमें। और यही होता अगर मान लो ये, तो ये फिर द्विपदी के रूप में जाना जाता है। और केवल एक ही होता तो फिर ये एक पदी के रूप में होता। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के कर लेना है। फिर इसमें गुणांक पूछ लग सकते हैं। y का गुणांक है तो y का गुणा में 2 है तो y का गुणांक 2 होगा। x का गुणांक पूछे तो x का गुणांक 3 होगा। इस प्रकार से आपको ये वाले भी मान ज्ञात करना आना चाहिए। समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, आमने सामने की भुजा, सम्मुख का मतलब आमने सामने। जैसे आपके सामने भी मोबाइल है तो, और मोबाइल का मुंह आपके सामने और आपका मुंह मोबाइल के सामने, तो वो सम्मुख हो गए, आप और मोबाइल एक दूसरे के सम्मुख हो गए। तो आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, ये समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे ये एक समांतर चतुर्भुज है, मैंने बना रखा है एक समांतर चतुर्भुज आपके सामने, इसका मान आपको दे दे कि इसका मान आपके 16 सेंटीमीटर है। फिर आपसे पूछे कि ये मान कितना है, x का मान ज्ञात करो, तो x का मान भी कितना आएगा, आपके 16 ही आएगा, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये y का मान ज्ञात करना और इधर आपके दे रखा हो 13 सेंटीमीटर, तो y का मान कितना आएगा, जितना इधर है इस वाली साइड पे, सामने वाले में 13 है तो इधर भी आपके 13 आ जाएगा। तो सम्मुख भुजाएं बराबर इस प्रकार से होती है। अगला सवाल आपके ये पूछा गया है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 128 को भाग करने पर आपके भागफल जो है वो पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो आपको क्या करना है, ठीक है, गुणा करने की पूछे या भाग करने की पूछे तो आपको इसका गुणनखंड करना है। 128 के गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग देंगे 6 बार और 4 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 32 बार, फिर 2 का भाग देंगे जो 16 बार जाएगा, फिर 2 का भाग 8 बार, फिर 2 का भाग 4 बार, फिर 4 में 2 का भाग 2 बार जाएगा, यहाँ कर लेते इसको 2 बार, और 2 में 2 का भाग 1 बार जाएगा। तो 128 को हम क्या लिख सकते हैं, 128 को हम लिख सकते हैं ये कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 और 7 बार है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 7 बार हम इसमें लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 4 बार हो गए इंटू 3 2 इंटू 2, ये हो गए आपके 6 बार, और 1 बार इसमें और लिखेंगे तो ये इंटू आ जाएगा आपके 2। फिर इसमें देखो घन ज्ञात करना है तो इसमें 3 3 के जोड़े बनाते हैं, ये 3 का एक जोड़ा बन जाएगा और ये 3 का जोड़ा बन जाएगा। आपको ये कह रहा है कि भाग देने पर हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा बची हुई संख्या उसका भाग देंगे। तो क्या एक्स्ट्रा बच रहा है, फिर हमारा 2 एक्स्ट्रा बच रहा, तो 128 को 2 से भाग देने पर पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, भागफल पूर्ण घन संख्या बन जाएगा, भागफल पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है, तो घन संख्या बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जो एक्स्ट्रा बचता है उसका भाग लगाते हैं, और जो गुणा करने की पूछे तो किससे गुणा करें, तो इसको 2 का जोड़ा पूरा करेंगे, तो 2 का जोड़ा पूरा करने के लिए 2 और गुणा करना पड़ेगा, 2 इंटू 2, तो फिर हम 4 से गुणा करते हैं, और भाग करने के लिए कहेंगे तो इस एक्स्ट्रा को हम हटाएंगे। तो इसमें आपको 2 का भाग करेंगे तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। 2 का भाग करेंगे तो देखो 64 आ जाएगा, जो कि 64 किसका, 2 दूनी 4 का घन है, 64 4 का घन है। इसका आपको गुणनफल ज्ञात करना है, तो ए बी इंटू ये ए माइनस बी, ये ए बी आपके ए से भी गुणा होगा और बी से भी गुणा होगा, तो ये आएगा आपके ए बी इंटू ए फिर माइनस ए बी इंटू बी। ये देखो ए इसमें भी और ए इसमें भी है, तो ए की घात 2 हो जाएगी ये, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए की घात 2 इंटू बी माइनस, यहाँ पे ए 1 बार है और बी 2 बार, तो बी की घात 2 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर ये आएगा। किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों। किसी भी समबहुभुज में कम से कम है जो कितने अंश का जो कोण संभव है, तो आपको ये बताना है कि किसी भी बहुभुज में कम से कम, जैसे सबसे छोटा जो बहुभुज होता है, सबसे कम भुजा वाला बहुभुज वो होता है आपका त्रिभुज। त्रिभुज सबसे कम भुजा वाला बहुभुज है, और इसका जो प्रत्येक अंतःकोण है वो कम से कम कितना होता है, तो कम से कम जो होता है वो 60 डिग्री प्रत्येक आपके समबाहु त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज होता है वो सबसे कम भुजा वाला समबाहुभुज है।
तो इसका जो प्रत्येक कोण है वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो किसी भी बहुभुज का जो न्यूनतम कोण है, कम से कम कोण व अंतर कोण 60 डिग्री ही संभव है, इससे और कोई छोटा, ये 3 भुजा वाला ही, इससे छोटा 2 भुजा वाला तो बहुभुज बनेगा ही नहीं, तो ये 3 भुजा वाला जो सबसे छोटा है वो 60 डिग्री का कोण बनाएगा। ये एक घन दे रखा है, इसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसकी भुजा कितनी दे रखी है, भुजा बराबर दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के जो सूत्र हैं, ठीक है, पृष्ठीय घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 6 यहाँ लिखेंगे और भुजा कितनी है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये आएगा आपके 6 इंटू 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, तो 6 को 100 से गुणा कर लेंगे, 600 आ जाएगा। और ये क्षेत्रफल है तो वर्ग, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको सवाल सोल्व करना है। भुजा दे रखी, अब 6 की जगह या फिर 10 की जगह पे कोई दूसरी संख्या दे दे, 8 दे दे, 6 दे दे, तो भी आपको इसी प्रकार से करना है। ये 6 तो फिक्स सूत्र है, ये 6 इंटू भुजा स्क्वायर इसका सूत्र होता है। ये 6 इंटू ए स्क्वायर भी हो सकता है, इसका सूत्र 6 इंटू ए भी आपको लिखा हुआ होगा। और इसका आपको आयतन ज्ञात करना, मान लो इसका आयतन, तो आयतन ज्ञात करने का जो सूत्र होता है घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी कि ए का क्यूब। ए कितना है, 10 है, तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 10 का घन कितना होता है, 1000 होता है। आपको याद कर लेना है, 10 का घन 1000 होता है, और 1000 का घनमूल पूछे तो फिर आपको 10 बता देना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो आयतन भी ज्ञात कर लिया हमने, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लिया। फिर ये 11वां प्रश्न में आपके प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हरा त्रिज्यखंड प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। यहाँ पे हरा क्या है, जी हरा है और आर लाल है। टोटल गिन लेते हैं, टोटल कितने कुल, तो कुल इसके जो सूत्र है वो, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, प्रायिकता बराबर सूत्र होता है, याद कर लेना आपको, प्रायिकता बराबर सूत्र होता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। ये आपके 9वीं 10वीं में भी काम आएगा सूत्र, तो मैं वैसे वापस और बताऊंगा आपको, यहाँ और बता देता हूँ, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, बटे कुल परिणाम। और जो निरंतर लगातार जो चैनल के साथ में जुड़ा रहेगा उसको 9वीं 10वीं में बिल्कुल कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सारा काम है आपके ऑनलाइन बिल्कुल फ्री यहाँ पे यूट्यूब पे सारे वीडियो में अपलोड करूँगा। तो इसके लिए चैनल को आप अभी से सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि आपके 9वीं में 10वीं में अच्छे नंबर आप गणित में प्राप्त कर सको। जैसे अभी आपको हेल्प मिल रही है वैसे वैसे आपके आगे भी हेल्प करते रहेंगे। और आप भी जो अच्छा लगे वीडियो तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया करें। अपना जो मकसद एक ही है कि कोई भी बच्चा है जो पढ़ाई के अभाव में, पैसे के अभाव में, ये नहीं कि मैं जो ट्यूशन ही जा सकता हूँ तो वो फेल हो जाए, ऐसा हमारे जो नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई आपको व्यक्ति लगे, बच्चा लगे अपने आसपास में, तो उसको वीडियो ज़रूर शेयर करना, ताकि जो वो पास हो जाए और अच्छे नंबर उसके आ जाए। ठीक है, तो ये आप काम जरूर करेंगे। अनुकूल परिणाम देखते हैं और कुल परिणाम देखते हैं। पहले इसमें जी गिन लेते हैं, जी कितने, 1 2 3 4 और 5 जी है, तो जी तो इसमें 5। लाल कितने हैं, 3 है, लाल इसमें 3 है। ठीक है, देखो लाल देख लेते हैं, लाल है आपके इसमें 3, ये 3 लाल है, तो लाल हो जाएंगे आपके 3। कुल कितने हैं, तो कुल हो जाएंगे आपके 5 और 3 8। ये कुल परिणाम है, 8 है हमारे कुल परिणाम। तो ये 8 तो आएंगे नीचे, और इसमें आपके हरा प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हरे कितने हैं, हरे आपके 5 है, तो अनुकूल परिणाम कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 है तो 5 ही निकल सकेगा अधिकतम, तो अनुकूल परिणाम 5 होगा। और ये लाल करता तो फिर हम 3 लिखते इसमें, ये तो हरे की कह रहा है तो हम फिर 5/8 लिख लेंगे। हमेशा नीचे बड़ी संख्या आती है और ऊपर छोटी संख्या आती है प्रायिकता में। अगला प्रश्न देखते हैं। यह आपकी भाजकता का नियम आपको याद होना चाहिए। 12 की श्रेणी की निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य असत्य में चिन्ह लगाना है। देखो लौह की भाजकता का नियम क्या होता है, आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ वापस। वैसे मैंने बता रखा पिछले वीडियो में, जिसका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई एक अंक हो तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। ये 2 की भाजकता का नियम है। तो देखो ये है 9 है लास्ट में, और 9 आपको इसमें किसी में दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। जबकि ये कह रहे हैं कि विभाजित हैं, तो ये गलत है, फिर असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ये जो संख्या दे रखी है 716, वो 9 से विभाजित है। देखो 9 की भाजकता और 3 की भाजकता दोनों सेम ही है। दोनों में जोड़ करते हैं और जोड़ में 9 का भाग देते हैं। अगर 9 का भाग जाता है जोड़ में तो वो संख्या 9 से विभाजित है, और जोड़ में 9 का भाग नहीं जाता है तो वो संख्या 9 से विभाजित नहीं है। वैसे हम 3 के लिए भी जोड़ करके करते हैं। तो कर लेते हैं इसकी जोड़ 616 की, तो 6 + 1 + 6, 6 और 1 7, 7 और 6 13 हो जाएगा। देखो 13 में 9 का भाग जाता है क्या, 9 के बारे में 13 आते हैं क्या, नहीं आते। इसका मतलब इस संख्या में भी 616 में भी 9 का भाग नहीं जाएगा, और ये कह रहे हैं कि ये अविभाज्य, इसका मतलब ये सही बोल रहे हैं, सत्य है।
अगला प्रश्न देखिए, यदि विभाजन n क्या है, n भाजक 2, n को एक संख्या है जो इकाई का अंक क्या है, n की जो इकाई का अंक, अच्छा n एक संख्या है और ये 2 से विभाजित है, ठीक है, और शेषफल 1 प्राप्त होता है जहाँ पर n की जो इकाई का अंक है वो विषम होगा, n का इकाई अंक विषम होगा। तो बिल्कुल सही बात है। अगर ये मान लो यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं और 5 में 2 का भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा, 5 में 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4 और 1 शेषफल बचेगा। यानी कि अगर इसकी जगह पे कोई विषम संख्या होगी तो भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, हमेशा एक शेषफल बचेगा। और ये कह रहा हो बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब ये सही है। सम संख्या में 2 का भाग देते तो शेषफल 0 आता है, विषम संख्या में 2 का भाग देते तो शेषफल 1 आता है। अगला प्रश्न देखो, 3 की भाजकता का नियम। कोई संख्या 3 से विभाजित होती है यदि उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। तो बिल्कुल सही बात है। जैसे हमारे पास में 12 है तो आपको पूछे कि 12 3 से विभाजित है या नहीं है, तो आप जोड़ करके देखना, 1 + 2 कितने होते हैं, 3 होते हैं, और 3 में 3 का भाग जाता है, इसलिए 12 में भी 3 का भाग जाता है। कोई बड़ी संख्या लेके देख लो, जैसे मान लो यहाँ पे 207 ले लिया हमने, 7 और 2 कितने होते हैं, 9, तो 7 + 0 + 2 यानी कि ये हो जाएंगे आपके 9, 9 में 3 का भाग जाता है 3 बार, इसलिए 207 में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो ये होता है 3 की भाजकता का नियम। तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से आपको भाजकता का नियम, मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ये भाजकता का नियम आपको मैं एक ही वीडियो में पूरा समझा दूंगा, बार बार जिसके ऊपर समझाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और पिछले वीडियो भी आप देखा करें ताकि आपको जो पूरा फायदा मिल सके। जैसे आपको सामाजिक में, विज्ञान में फ़ायदा मिला, निश्चित रूप से आपको जो यहाँ तक जो वीडियो देख रहे हैं उसको निश्चित रूप से आगे भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जिसको रियल पेपर चाहिए था वो पहले से ये जो वीडियो बंद करके निकल चुका है। तो जो पास होगा, जिसके अच्छे नंबर आएंगे, वो अभी तक जो वीडियो देख रहे हैं। 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन ये है कि दिए गए ठोस के 2 दृश्य बताए गए हैं, ऊपर से दृश्य और सामने से दृश्य। आपको ऊपर से दृश्य और सामने से दृश्य बताना है। यानी कि ये जो दी गई आकृति बाट है, ये 5 किलो का बाट है, ये ऊपर से देखने पे कैसा लगेगा, ये ऐसे ही दिखेगा, ये वाली आकृति, ठीक है, ऊपर से देखने पर ये वाली आकृति दिखेगी। तो ये तो है ऊपर से, ठीक है, ये है ऊपर से, और ये है आपके सामने से। ये क्या है, इधर से देखेंगे हम सामने से तो आपको इस प्रकार की आकृति दिखाई देगी। तो ये है आपके सामने से, ठीक है। थोड़ा सा आप खुद इसको करके देखेंगे, जैसे ये है सामने से, ये सामने से आपको ऐसा दिखाई देगा, ये सामने से, तो ये तो आएगा आपके सामने से। और ये आप ऊपर से देखेंगे तो ये 3 ही दिखाई देंगे, 1 2 और 3, ये आपके ऊपर से हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये पूरा बता देना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ये सवाल तो आपके फिक्स आता है, इसको अच्छे प्रकार से देख लेना। एक शहर में एक माह में किस विभिन्न कारणों से 200 दुर्घटनाएं हुई है, और आपको इसमें एक आलेख के अनुसार कुछ प्रश्नों के जवाब देने हैं, जिसमें देखो कुछ दे रखा है, ये पाई चित्र है, इसको हम क्या कहते हैं, पाई चार्ट कहते हैं, इसको पाई चार्ट कहा जाता है इसको, और इसको वृत्त चित्र भी कहा जाता है। वृत्त चित्र के 2, पाई चार्ट के 2, ये गोल गोल जो बनता है इसको पाई चार्ट या वृत्त चित्र कहते हैं। और एक जैसे पास पास में बनते हैं ये वाले, ये जो आयत बनते हैं ये वाले, इसको आयत चित्र कहते हैं, इसको आयत चित्र कहा जाता है। और एक जो देखा होगा आपने वो अलग अलग बनते हैं, जैसे इस प्रकार से, बीच में उसके खाली जगह होती है। तो जिनके बीच में खाली जगह होती है वो तो होते हैं दंड बार, इनको तो कहा जाता है दंड बार या दंड आलेख कहते हैं इनको, ठीक है, दंड आलेख कहते हैं इसको, दंड आलेख। और इनको कहते हैं आयत चित्र। आयत चित्र में पास पास में लगे होते हैं, इनके बीच में जगह नहीं होती है। दंड आलेख में बीच में जगह छोड़ी जाती है। थोड़ा सा इसको आप अच्छी प्रकार से समझ लेना, परीक्षा में आपके ये आ सकता है। तो अब हम इसको समझ लेते हैं। ये पाई चित्र है, ठीक है, पाई व्रत है, ये व्रत चित्र है। ये इसमें आपकी 200 दुर्घटना दे रखी है। 70% जो दुर्घटना हो रही है वो वाहन चालक की गलती से हो रही है, और 20% अन्य कारणों से, 6% खराब सड़क से, और 4% पीड़ित की गलती से। आपको ये बताना है कि खराब सड़क और पीड़ित की गलती से संयुक्त रूप से कितने प्रतिशत और कितनी दुर्घटनाएं हुई, प्रतिशत भी बताना और संख्या भी बतानी। तो पहले तो दोनों की जोड़ कर लो। खराब सड़क कितने, 6%, और पीड़ित की गलती से 4%, तो दोनों की पहले जोड़ कर लो। तो ये हो जाएगा आपके 6% प्लस 4% बराबर कितना आ जाएगा आपके 10%। दोनों का संयुक्त रूप से 10% दुर्घटना हो रही है सड़क के खराब होने से और पीड़ित की गलती से, दोनों से 10% जो दुर्घटनाएं हुई है। अब 10% की संख्या में बदलना है, तो आपको 200 का जो 10% याद करना है। यहाँ पे आपको संख्या दे रखी होगी, उसका 200 है तो 200 का, 500 तो 500 का, 400 तो 400। यहाँ पे हम निकालेंगे 200 का 10%, ठीक है। 200 का 10% का मतलब क्या हुआ,
200 इंटू 10 और बट्टे में 100 आ जाएगा। यहाँ पे हम इस 2 जीरो से इसके 2 जीरो काट देंगे तो बचेगा क्या, 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 कितना होता है, 2 2 20 होता है। तो 20 जो एक्सीडेंट हुए हैं, 20 जो दुर्घटना हुई है वो संयुक्त रूप से खराब सड़क और पीड़ित की गलती के कारण हुई है। इसका दूसरा भी हम देख लेते हैं, अधिकतम दुर्घटनाएं किस कारण से हुई। तो ज़्यादा प्रतिशत कौन सा है, ये है, बड़ा भाग ये है। तो वाहन चालक की गलती से अधिकतम हुई। तो दूसरे का जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वाहन चालक की गलती से। इसमें लिखेंगे हम वाहन चालक की गलती से, ठीक है, वाहन चालक की गलती से। तो ये आपका दूसरे का उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखो, निम्नलिखित समांतर चतुर्भुज में x और y का मान आपको ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज के जो गुणधर्म है, नियम है, वो आपको याद कर लेने हैं। ये आपके सामने एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें आपके कौन कौन से नियम है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इसके जो आमने सामने की भुजा होती है वो बराबर होती है, यानी कि ये AB जो है वो CD के बराबर होती है। एक तो आपको ये याद कर लेना है, भुजाएं बराबर होती हैं, AB बराबर CD होता है, या AD बराबर BC होता है। ये AD, ये वाली जो भुजा है इधर वाली, थोड़ा कलर चेंज करके मैं बताता हूँ, ये जो भुजा है लाल वाली, ये दोनों बराबर होती हैं। तो ये AD है इधर, तो ये इधर वाली AC है। तो AD और AC दोनों बराबर होती है। एक तो आपको ये याद कर लेना है। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। पहला नियम तो ये हो गया कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, फिर सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। जैसे मैं इसको कलर चेंज करके बता देता हूँ। ये जो कोण बन रहा है A के ऊपर, वो इस सामने वाला कोण है C है, तो कोण A बराबर कोण C होगा। हमें इसमें x y का मान ही ज्ञात करना है, कोण ही तो ज्ञात करने, तो कोण A बराबर C हो जाएगा। यानी कि कोण A का मान कितना है, 80 है, और कोण C का मान हमको ज्ञात करना है, तो x, तो x का मान कितना आएगा आपके 80 डिग्री। इसी प्रकार से कोण D बराबर आपके क्या आएगा, कोण B आएगा। तो कोण D का मान आपको ज्ञात करना है। तो एक मिनट इसको देख लेते हैं, हाँ ये y है, तो कोण D बराबर कोण B है। तो कोण D का मान आपको ज्ञात करना है। तो कोण B कितना है, 100 डिग्री है। तो ये आपको थोड़ा सा अच्छी प्रकार से समझ लेना है कि आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ये वाले कोण आमने सामने के बराबर होते हैं। और लगातार कोण की बात करें तो लगातार कोण की जो जोड़ होती है वो 180 डिग्री होती है। ये सामने लगातार यानी कि A और B, ठीक है, A और B जोड़ेंगे, A प्लस B करेंगे तो 180, B प्लस C करेंगे तो भी 180, और C प्लस D करेंगे तो भी 180, और D प्लस A करेंगे तो भी 180 ही आएगा। इन सब की जोड़ 180 डिग्री के बराबर ही आती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न, ये 16वां प्रश्न। अच्छा, इसके दो और गुणधर्म विशेष आपको याद कर लेना है। इसमें एक और बताता हूँ मैं साथ के साथ ही, इसके जो विकर्ण होते हैं वो समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। O बिंदु ये बीच में, तो ये OC, ये OC और ये O है बराबर है, ये OD इधर वाला OD और ये OB बराबर है, ठीक है। विकर्ण इसके बराबर समद्विभाजित करते हैं। देखो अगला सवाल है 16वां। इसमें एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं और पीटी के अभ्यास के लिए उन्हें इस तरह से खड़ा किया जाना है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या जो बराबर रहें। तो आपको कुल कितने विद्यार्थी बाहर जाना पड़ेगा, यानी कि बच्चों को इस प्रकार से खड़ा करना है कि जिधर लाइनें बने उतने ही लड़के जो उसमें खड़े रहें। 3 लाइनें तो 3 लड़के एक एक लाइन में खड़े रहेंगे, तो ये 3 तिया 9 हो जाएगा। इस प्रकार से मान लो 4 लाइनें तो एक लाइन में 4 खड़े रहेंगे। ये 4 लाइनें बन रही हैं तो एक लाइन में आपको 4 खड़े करने, ठीक है। 4 लाइनें तो ये 4, इस प्रकार से आपको टोटल कितने हो गए, ये 16 हो गए। पीटी में ऐसे ही तो इसको खड़ा किया जाता है परेड में, ठीक है। तो ये पीटी में इस प्रकार से खड़ा करेंगे तो ये 4 है तो 4 ही लाइनें बनेगी, 4 4 एक एक में, तो ये टोटल है आपके 16। 5 है तो फिर इसमें 5 5 लेना पड़ेगा, ये 5 5 एक लाइन आपके 5 की और बनेगी, तो फिर 5 5 ये 25 हो जाएगा। तो ये तो थोड़ी सी संख्या है, 16 में इतने बन गए, 25 में देखो इतने बन गए। आपको बताना है कि आपके पास में 500 विद्यार्थी है, तो आपको कितने विद्यार्थी बाहर से मतलब जो अंदर है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास में मान लो 26 विद्यार्थी होते हैं। कितने विद्यार्थी होते हैं, 26 विद्यार्थी होते हैं। तो आपको उतने ही लड़के लेने जितनी की लाइनें बन रही हैं, और जितने एक लाइन में उतने ही लड़के होंगे जितने की टोटल लाइनें बन रही हैं। तो आपके देखो ये 5 लाइनें और 5 5 लड़के आ रहे हैं एक लाइन में, टोटल 25 हो गए। तो बाहर कितने को जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा आपको 1 को, तो 1 को यहाँ पे बाहर निकालना पड़ेगा। 26 में से 1 बाहर जाएगा, बाकी 25 इसमें व्यवस्थित हो जाएंगे। इसी प्रकार से मान लो आपसे पूछे कि आपके पास में जो 37 लड़के हैं, ठीक है, 38 मान लेते हैं, 38 लड़के हैं, इनको व्यवस्थित करना है। तो फिर 6 की लाइन में जमाएंगे, ठीक है। 6 हो जाएगा आपके 6, ये आपके 6 हो जाएगा और 6 लाइनें आपके आ जाएगी। तो ये फिर आपके 36 हो जाएंगे। 6 के पहाड़ से 6 इधर और 6 इधर, 6 6 36, 2 बाहर जाएंगे।
तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको अगर इस प्रकार से संख्या दे दे तो आपको जो 500 के पास में वर्ग याद होना चाहिए। तो अगर आपको वर्ग याद है तो आप सीधा कर लेंगे, नहीं तो फिर आपको भाग विधि से वर्गमूल याद करना पड़ेगा। तो मैं भाग विधि से आपको अलग वीडियो में वर्गमूल सिखा दूंगा, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता देता हूँ। तो 21 का जो वर्ग होता है मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, 21 का वर्ग होता है 441 और 22 का जो वर्ग होता है वो 484 और 23 का वर्ग होता है वो होता है 529। ये होता है आपके 529। तो 529 तो देखो ज़्यादा हो रहा है, मतलब अगर आपको और पूछे कि और कितने विद्यार्थी बाहर से लें ताकि जो ये 529 की पूर्ति होके जितने विद्यार्थी उतनी लाइनें बन जाए, तो फिर 29 और लेने पड़ेंगे। लेकिन कितने बाहर निकालें, तो फिर आपको जो 500 में से क्या करेंगे, ये 484 घटा लेंगे। तो 484 घटा लेंगे तो कितना बाहर निकलेंगे, ये 10 में से 6 गए तो 4, 10 में से 4 गए तो 6, 9 में से 8 गए तो 1 और 4 में से 4 गए तो 0। यानी कि आपको 16 विद्यार्थी निकालने पड़ेंगे। और ये किसके वर्ग है 484, वो 22 के वर्ग है। तो 22 लाइनें बनेगी और एक एक लाइन में 22 जने आ जाएंगे। और मैं इसको आपको भाग विधि से भी समझा दूंगा, आप जो भाग विधि से भी समझ लेना, मैं अलग वीडियो समझा दूंगा। यह भी आपको जो पूरा केवल शॉर्ट में समझा दिया। अगला प्रश्न है कि घातांक नियमों का प्रयोग करते हुए मान ज्ञात करना है। किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 आता है। किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान 1 आता है, याद कर लेना। और घात अगर माइनस में है तो उसको 1 के बटे में ले जाएंगे तो वो प्लस में बन जाती है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना इसको। तो ये हम दोनों चीज़ें इसमें काम में लेंगे। तो 3 की घात 0 है तो वो तो हो जाएगा आपकी 1 प्लस ये 1 की घात माइनस में, तो 4 की घात माइनस में, तो ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू में क्या चलेगा, 2 की घात 2 को हम क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो लघुत्तम आएगा इसका, ये इसका लघुत्तम आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ लघुत्तम आएगा इसका 4 और ये इंटू में 4 वैसे वैसे पहले से देर का वो। इसको हम सोल्व करेंगे तो बटे में 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को 1 से गुणा करें तो 4 एकम 4 प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा आपके 4 और 1 5/4 इंटू 4। फिर हम 4 से 4 को काट देंगे और उत्तर आएगा आपके 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आपके 5 आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, ये 2 की घात -1, 4 की घात -1 भाजक 2 की घात -2। इसको हम सही रूप में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपके 1/2 इंटू 1/4 और इसको भाग करना है आपको 1/2 की घात 2 से, ये भाग करना है इसको। तो ये हम इस माइनस में गाते तो इसको हम इस प्रकार से लिख लिया। अब इसको गुणा में बदलेंगे तो इसकी घातें चेंज हो जाएगी। जैसे इसको हम गुणा में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपके गुणा होके 1/8। क्या हो जाएगा ये 1/8 भाजक ये 1/2 की घात 2 क्या होता है 1/4 होता है। तो इसको हम लिख लेंगे इंटू 2 की घात 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा 4/1 हो जाएगा। तो ये कटेगा 4 के पाड़े से, 4 एक बार कटेगा और 8 2 बार कटेंगे। उत्तर कितना आएगा इसका 1/2 आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपके 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इस सवाल में आपको क्या करना पड़ेगा, इसके हर को एक जैसा बनाना पड़ेगा। यहाँ पे है 1/4 और यहाँ पे है 1/2, तो इसके हर को हम बराबर कर देते हैं। तो हर को बराबर करने के लिए या तो इसको 8 बनाओ, हर को बनाने के लिए या तो 8 बनाओ। 1/4 इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो इसको भी 2 से गुणा करेंगे, और 1/2 को हम गुणा करेंगे 4 से, तो इसको भी हम 4 से गुणा करेंगे। लेकिन संख्या ज़्यादा नहीं बनेगी, ये 2 एकम 2 और बटे 8 और 4 एकम 4 और बटे 8। तो संख्या इसमें केवल 3 ही आएगी, 3 बटा आएगी, एक ही संख्या आएगी। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा संख्या लेंगे। तो इसको 8 नहीं बनाते, इसको 16 बना लेते हैं। देखो 16 बना के देख लेते हैं, 16 भी नहीं 32 बना लेते हैं। तो 32 बनाने के लिए हम इसको 8 से गुणा कर देते हैं, इसको भी 8 से और इसको भी 8 से। इसको 1/2 को 32 बनाने के लिए 16 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हमने गुणा कर दिया, तो ऊपर आ जाएगा आपके 8/32 और इधर आया आपके 16/32। इसके हर को हमने एक जैसा बना लिया। अब ये जो ऊपर 8 है और 16 है, इसके बीच की कोई भी 5 संख्या लिख लो। जैसे आपके 8 के बाद में 9 लिख लो, तो ये हो जाएगा। ये इसको हम थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके 16/32। यहाँ पे लिख लो बीच में 9/32, 10/32, 11/32, 12/32। यहाँ 16 तक हम लिख सकते हैं। कोई भी संख्या आपको 5 लिखनी है तो 13 लिख लो, 14 लिख लो, 15/32 लिख लो, कोई भी संख्या इसमें लिख सकते हैं। लेकिन संख्या इन दोनों के बीच में ही आनी चाहिए। अगला प्रश्न देखो, ये रहा अगला प्रश्न 19 नंबर।
अगला सवाल आपके हैं कि यदि राम 4,096 रुपये 18 महीने के लिए 12.5% की जो वार्षिक दर से उधार देता है, तो ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है, ब्याज कैसा है, अर्धवार्षिक है, तो ज्ञात कीजिए कि राम को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। जब भी ये ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक हो तो आपको कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, चेंज करना पड़ेगा। जो समय है वो चेंज हो जाएगा और ये दर है वो भी चेंज हो जाएगा। समय तो डबल हो जाता है, अर्धवार्षिक में समय डबल होता है और ये जो दर है वो आधी हो जाती है। तो इसमें मूलधन कितना है, मूलधन तो आपके 4,096 रुपये और समय कितना है, समय है अपने पास में 18 माह। 18 माह का डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 36, क्योंकि जो ब्याज की दर है वो अर्धवार्षिक, तो 36 माह हो जाएगा। ठीक है, 36 माह, 36 माह का मतलब कितने होते हैं, 12 × 36 तो 3 साल हो जाएगा। ठीक है, तो समय कितना है आपके पास में, 3 वर्ष हैं। और दर कितनी है, तो दर ज्ञात करने के लिए इसको सही रूप में बदलेंगे। दर है आपके 12 सही 1/2, इनकी 12 दूनी 24 और 1 25 हो जाएगा, तो ये आएगा आपके 25/2%। अब आपको इसमें ये अर्धवार्षिक है तो इसको डबल करना पड़ेगा, इसको सॉरी आधा करना पड़ेगा इसको। तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, ये जो टोटल है आपके 25/2 है, इसको आधा करेंगे तो ये 1/2 और गुना हो जाएगा, तो ये आएगा आपके 25/2 दूनी 4। ये हमने 25/2 का आधा किया तो 25/4 आ गए। ये आपके क्या है, दर है, तो दर बराबर आपकी ये आ गई। समय 3 साल है और मूलधन आपका 4,096 रुपये। फिर आपको मिश्र धन का सूत्र लगाना है कि कितना रुपये प्राप्त करेगा। तो मिश्र धन ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे। मिश्र धन का सूत्र होता है आपके मिश्र धन, और ब्याज ज्ञात करना हो तो मिश्र धन को माइनस कर देते हैं। मिश्र धन बराबर हो जाएगा आपके मूलधन गुणा ठीक है, मूलधन गुणा 1 + दर बटे 100 की घात समय। ये मिश्र धन ज्ञात करने का सूत्र होता है। और चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना हो तो माइनस है जो मूलधन कर देते हैं, तो वो चक्रवर्ती ब्याज आ जाता है। मिश्र धन ही ज्ञात करना हमें, तो ये आ जाएगा आपके मूलधन तो 4,096 इंटू 1 + आर का मान कितना है, 25/4 है, तो 25 तो ऊपर रह जाएंगे और 4 इसके 100 के गुणा में आ जाएगा, और ऊपर जो घात है वो 3 हो जाएगी। समय कितना है, तो 3 साल है। इसको आगे सोल्व करेंगे, तो आगे सोल्व करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे 4,096 इंटू यहाँ पे 25 को हम यहाँ पे 4 को 100 से गुणा करेंगे तो 400, फिर 400 में 25 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 है तो हमेशा जुड़ जाएगा ये। ठीक है, 1 प्लस है तो जुड़ेगा, तो 400 + 25 425 हो जाएगा ऊपर, तो 425 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएंगे 400, और बट्टे में आपके आएगा 400 और इसकी घात 3। तो इसको 3 बार लिखना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा इसको नीचे समझा देता हूँ यहाँ पर। तो यह आ जाएगा आपके 4,096 इंटू 425 को जब हम काटेंगे 25 के पारे से तो ये 17 बार कटेगा। ठीक है, और 400 कट जाएगा आपके 16 बार, और इसकी घात आएगी आपके 3। तो इसको 3 बार लिखेंगे, तो 4,096 इंटू 17/16 इंटू 17/16 इंटू 17/16 ये आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 16 के पार से इसको काटेंगे, तो ये 16 के पार से कटेगा ये 256 बार। ये 16 के पार से इसको हम काट देंगे यहाँ से, तो ये 16 के पार से 1 बार और ये कटेगा आपके 256 बार। फिर 256 को हम काटेंगे 16 से, तो ये कटेगा आपके 16 बार, और एक और 16 बच रहे, इसको हम काटेंगे 16 से, तो 16 को 16 से 1 बार और ये 16 1 बार कट जाएगा। बचा क्या हमारे पास में, 17 3 बार बच रहा है, तो गुणा कर लो 17 को 3 बार, 17 इंटू 17 इंटू 17। 17 को 17 से गुणा करेंगे तो 289 आता है, और 289 को हम गुणा करेंगे 17 से, तो इसका जो उत्तर आएगा वो आपके 4,913 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। इतनी जोड़ बाकी आपको सीखनी है। अगर आप देखेंगे वीडियो तो ये चीज़ सीखेंगे आप, यहाँ पे काटना कैसे है, क्या चीज़ कैसे करना है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। तो इस प्रकार से उसको राम को जो कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, तो ये इतनी राशि इसको 4,913 रुपये प्राप्त होंगे। इसमें क्या चीज़ नहीं सीखी आपने कि ब्याज दर अगर अर्धवार्षिक हो तो समय को करते हैं डबल, 2 गुना करते हैं, और दर को करते हैं हम आधी। ये चीज़ आपको सीख लेनी है अर्धवार्षिक पे। और वार्षिक होता तो कोई चेंज नहीं करना पड़ता, जैसा है वैसा वैसे ही रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्योंकि ब्याज की जो दर है, ब्याज दर अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक है, तो इसलिए हम दर को आधा करेंगे और समय को 2 गुना करेंगे। ये हमने मान लिखा, इसको सोल्व करके मान ज्ञात कर लिया, 4,913 इसका उत्तर आ गया। 21वां प्रश्न देखो। 21वें प्रश्न में क्या है, एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। उसी समय आपको ज्ञात करना है। ठीक है, 10.5 मीटर
यानी कि 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे अन्य खंभे की छाया की लंबाई और उस खंभे की लंबाई जिसकी छाया की लंबाई 5 मीटर है। तो आपको इसमें एक कॉलम बना लेना है। ठीक है, इस प्रकार से कॉलम बनेगा, ये सारणी बना लेनी है एक, जिसमें आपको यहाँ तो लिख लेना है, यहाँ लिखेंगे हम खंभे की लंबाई, खंभे की लंबाई, और यहाँ लिखेंगे छाया की लंबाई। ठीक है, छाया की लंबाई एक तरफ लिखेंगे। ये जैसे छाया मान लो, ये खंभे की लंबाई मान लो 5.6 सेंटीमीटर है ना, 5.6 तो 60 कर देते हैं इसको, 5.6 सेंटीमीटर ऊंचा खंभा है, तो इसकी छाया कितनी बन रही है 3.20, तो 3.20 हो जाएगा। अब आपको ये पता करना है एक, इसको हम x मान लेते हैं, छाया की लंबाई को x मान लेते हैं। जब खंभे की जो ऊंचाई है, जब खंभे की ऊंचाई है 10.50 है, तो आपको x का मान ज्ञात करना है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी छाया की, और उस खंभे की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसको हम y मान लेते हैं, जिसकी जो छाया की लंबाई 5 है। तो ये तो छाया तो 5 है और इसकी खंभे की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो इसको हम दो बार करेंगे। पहला तो आपके, ठीक है, दोनों ही आपके सीधा अनुपात है। जब खंभे की लंबाई बढ़ेगी तो छाया की लंबाई भी बढ़ेगी, निश्चित बात है। तो और खंभे की लंबाई कम होगी तो छाया की लंबाई भी कम हो जाएगी, सीधा अनुपात है, तो हम सीधा इसको ले लेंगे। तो इन दोनों को हम साथ में ले लेते हैं। तो ये पहला आ जाएगा आपके 5.60 बटे 3.20 बराबर आपके 10.50 बटे में x। तो इसका हम पॉइंट हटा देंगे। ठीक है, ये 0 से 0 तो कट जाएगा। अब हमारे पास में क्या संख्या बची, ये 56, और इसका पॉइंट से भी ये पॉइंट हट जाएगा। तो ये x बराबर बचेगा हमारे पास में, x बराबर, ये x को इधर लाते हैं, तो ये बचेगा आपके 10.50 और ये बट्टे में आ जाएगा आपका 5.6 इंटू 32 बटे 56, ये आपके गुणा में आ जाएगा। और इसको हम आगे सोल्व करते हैं। तो इसको अगर आप आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से ये 0 कट जाएगा, इसका जो पॉइंट है इसको हम हटा देते हैं और पॉइंट हटा के नीचे लगा देते हैं 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 2 के पारे से या 5 के पारे से काट देते हैं, 10 को 2 बार कटेगा, 105 ये कटेगा आपके 21 बार। फिर 2 के पारे से इसको काट देते हैं 2 को, और 32 को 16 बार। हमारे पास में अब संख्या बच रही है 21, 56 और 16। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 21, यहाँ पे लिखेंगे 21 इंटू 16 बटे 56। इसको हम और काटते हैं तो 7 के बारे से काट देते हैं इसको, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, और ये 7 8 56। 8 के बारे से 16 को काटेंगे तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। क्या बच रहा है हमारे पास में, 3 इंटू 2 बच रहा है, तो 3 दूनी 6 इसका आंसर आ जाएगा। 3 इंटू 2 बराबर 6 सेंटीमीटर या 6 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये वाला y/5 वाला। तो सेम वही यही रहेगा, सेकंड वाला भी ये आपके 5.60 आएगा, और इसके साथ में है 3.20 बराबर क्या है हमारे पास में y/5 है। तो इसको हम 5 से गुणा कर देते हैं, तो इसका पॉइंट से तो इसका पॉइंट हट जाएगा। तो y बराबर क्या आएगा अपने पास में, यहाँ पे लिख लेते हैं सीधा, इसमें y बराबर आएगा आपके 560 बटे 320, और इंटू में आ जाएगा आपके 5। इसके 0 से इसको 0 कट जाएगा, और इनको जब हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर जो उत्तर आएगा, टोटल गुणा करके भाग करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा आपके 8.75 मीटर। इन दोनों को गुणा करके 32 का भाग देंगे तो इसका उत्तर आपके ये 8.75 आ जाएगा। फिर आपको 22वां सवाल देखना है। 22वें सवाल में आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए टोटल इस आकृति को 5 भागों में बांट रखा है। तो ये पहली आकृति है, ये दूसरी आकृति है, ये यहाँ पे तीसरी आकृति है, ये चौथी और यहाँ पे 5वीं आकृति। हम पांचों आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करके जोड़ेंगे तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। पहली जो आकृति वो त्रिभुज है, तो आकृति 1 का क्षेत्रफल, आकृति 1 जिसमें क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो 1/2 इंटू आधार कितना है, आधार का मान इसमें ये हम मान लेते हैं इसकी आधार है, या फिर इसको आधार मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक आपके 50 है, देखो यहाँ लिखा हुआ 50, तो यहाँ से यहाँ तक आपके 50 है। तो आधार तो इसका 50 और ये इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 12। ठीक है, तो 2 के पारे से 12 को काट देते हैं, 2 के पारे से 12 को काटेंगे 1 बार 2 और 12 कटेगा 6 बार। फिर हम 50 को गुणा कर लेंगे 6 से, 5 छंग 30 यानी कि 300 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरी जो आकृति है वो समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आकृति 2 का क्षेत्रफल जो समलंब चतुर्भुज है
समलम चतुर्भुज है। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू विकर्णों का योग यानी कि a प्लस बी, सॉरी समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी या ऊंचाई। तो विकर्ण ये समांतर भुजा कौन कौन सी है? ये वाली इसकी समांतर भुजाएं 12 और 10 इसकी समांतर भुजाएं हैं। तो ये इसकी समांतर भुजा हो जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 1/2 इंटू ए का मान आपके 12 है, बी का मान इसकी में 10 है और एच का मान कितना है? यहाँ पे 50 है यहाँ तक और टोटल 75 है। तो यहाँ तक की दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इस 75 में से 50 को घटा लेंगे तो बच जाएगा आपका 25। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? यहाँ पे एच का मान 25 आ जाएगा। फिर इसको हम पहले गुणा कर लेते हैं। 1/2 इंटू 10 और 12 कितने होते हैं? 22 इंटू 25। 2 के बारे से इस 22 को काट देंगे। 2 के बारे से 2 एक बार और 22 कटेगा 11 बार। तो 11 को गुणा कर दो 22 से, तो ये हो जाएगा आपका 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 और 23 24। इसका उत्तर आ जाएगा आपके 242। इस प्रकार से तीसरा जो आकृति है उसका भी क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। आकृति नंबर 3, ये इसका आधार है, ये यहाँ से यहाँ तक इसका ये 60 है, 60 से 75, ये तो हो जाएगी इसकी 15 और ये इसका 8। आधार इसका 15 ले लेते हैं, ऊंचाई इसकी 8 ले लेते हैं। तो आकृति 3 का जो क्षेत्रफल है, आकृति 3 का क्षेत्रफल वो एक त्रिभुज है। सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो ये होएगा आपकी 1/2 इंटू आधार कितना है? आधार का मान है आपके इसमें 15 ले लेते हैं, इसमें 16, ये 60 से 75 15 हो जाएगा। कैसे ज्ञात किया ये? तो 75 में से हमसे 60 को घटाए तो 15 आ गए, तो 15 इंटू 8 हो जाएगा। तो आधार 15 है, आधार तो 15 है और ऊंचाई कितनी है? 8 है। भाग कर लेंगे, 2 के पारे से 2 एक बार, 8 कटेंगे 4 बार। तो 15 इंटू 4 कितने होते हैं? 15 चौक 60 होते हैं। तो हमने 3 आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। चौथी का भी ज्ञात कर लेते हैं। चौथी है समांतर चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज। ये वाली आकृति एक समलम चतुर्भुज है। इसमें समांतर भुजा है आपके 10 और 8 और इनके बीच की दूरी, ये दूरी कितनी है टोटल? तो ये यहाँ पे 20 है और यहाँ पे टोटल है 60। तो हम क्या करेंगे? 60 में से 20 को घटा लेंगे। 60 में से 20 को घटाओ कितनी बचेगी? 40। यानी कि टोटल तो है 60 और यहाँ तक 20 है, तो बची हुई कितनी हो जाएगी? ये 40 हो जाएगी। तो ये हो जाएगी आपकी 40। समांतर भुजा 8 और 10, आकृति 4 का क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या लिखेंगे? 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। तो एक समांतर भुजा तो है 8 और 10, तो 10 प्लस 8 कर देंगे इंटू उनके बीच की दूरी 40 हो जाएगी। 60 में से 20 को घटाए तो 40 रह जाएगा। अब यहाँ पे हम जोड़ कर लेते हैं। 1/2 इंटू 10 और 8 18 इंटू 40 हो जाएगा। हम 40 को 2 के पारे से काट देते हैं, 2 1 2 और ये 20 बार कट जाएगा। यहाँ पे हम 18 को गुणा कर देंगे 20 से, तो 8 दूनी 16 और 0, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट आकृति बचती है अपनी ये त्रिभुज वाली। तो इसकी ऊंचाई तो है आपके, आधार मान लेते हैं यहाँ पे 20 और इसकी ऊंचाई हो जाएगी ये 10। तो 20 और 10 इसका आधार ऊंचाई हो जाएगी। तो आकृति नंबर 5 का क्षेत्रफल। आकृति 5 में एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज का सूत्र लगेगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 इंटू आधार कितना है? 20 है, इंटू ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई देख लेते हैं, ऊंचाई 10 है, तो ऊंचाई आ जाएगी आपके 10। तो 2 के पारे से 20 को काट देंगे, 2 के पारे से 20 कटेगा 10 बार। फिर हम 10 को 10 से गुणा कर देंगे, तो उत्तर आ जाएगा आपके 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पांचों जो आकृतियाँ इनका क्षेत्रफल जोड़ कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे हम संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल। संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा आकृति 1 प्लस आकृति 2 प्लस आकृति 3 प्लस आकृति 4 प्लस आकृति 5 का क्षेत्रफल। इन पांचों को हम यहाँ पे जोड़ करेंगे। आकृति 1 का क्षेत्रफल कितना आया था? 300, 2 का 242, यहाँ लिखेंगे हम 300 प्लस 242 प्लस आकृति 3 का कितना है? आकृति 3 का है 60 प्लस आकृति 4 का कितना आया? 160। आकृति 4 का 160 और आकृति 5 का कितना है आपके? आकृति 5 का है आपके 100। तो यह आ जाए आपके 100 प्लस 100। एक मिनट इसको हम वापस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 22 और 22 लिख दिया, यहाँ पे 25 है, तो इसको हम 25 से गुणा करेंगे 11 को, तो थोड़ा सा इसमें उत्तर चेंज हो जाएगा। ये 200, ये जो उत्तर है 275 आएगा, यहाँ पे 275। थोड़ा सा इसको मिस्टेक हो गई थी, इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा आपके 275।
बाकी तो 60 है। और इन सभी को जब हम करेंगे, जोड़ करेंगे, तो ये सभी मान लिखने के बाद इनकी जब हम जोड़ करेंगे तो इसकी जो जोड़ आएगी वो आ जाएगी आपके 1095 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपको पूरी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। ये 23वां सवाल आपके है, इसमें आपको गुणनखंड पूछा गया है, तो इसमें से हम कॉमन निकालेंगे, ठीक है, और इसका हम हल ज्ञात करेंगे। ये है आपके 4p² माइनस 9q²। तो 4p को हम क्या लिख सकते हैं, 2p का होल स्क्वायर, और 3q को क्या लिख सकते हैं, 9q को क्या लिख सकते हैं, 3q का होल स्क्वायर। ये अब एक सूत्र बनेगा यहाँ पे a² माइनस b² बराबर हम क्या लिखेंगे, a प्लस b और a माइनस b। अब इसको मान लिखेंगे, a का मान कितना है 2p प्लस b का मान 3q। इसी प्रकार से a माइनस b तो 2p माइनस 3q। ये आपके इसका उत्तर आ जाएगा। दूसरा क्या है 49x², और फिर है आपके इसमें 49x², तो 49x² माइनस 36। 49 को क्या लिख सकते हैं, 7x लिख सकते हैं, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 6 का होल स्क्वायर। वापस सेम सूत्र ये लगेगा, ये सूत्र लगेगा a² माइनस b²। तो ये तो आपकी a² माइनस b², तो ये हो जाएगा आपका a प्लस b और a माइनस b। तो यानी कि 7x प्लस 6 और 7x माइनस 6, ये इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न आपके फिर ये अगला प्रश्न है जिसमें आपको रचना करनी है। रचना में आपको देखो कितनी चीज़, एक चतुर्भुज लिफ्ट LIFT, इस प्रकार से आपको एक चतुर्भुज बना लेना है। कच्चा चित्र है ये, जिसमें ये LI ये F है और ये T है। इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, LI दे रखा है, ये आपके 4 सेंटीमीटर दे रखा है, IF ये 3 सेंटीमीटर है, और फिर है TL कितना है 2.5 सेंटीमीटर, और फिर है आपके LT ये तिरछी लाइन दे रखी, ये वाली लाइन दे रखी है आपको 4.5, और ये IT दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपके 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपको क्या करना है, इसमें इसका सबसे पहले कच्चा चित्र बना लेना है इस प्रकार से, और फिर इसकी रचना करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक लाइन खींचनी है LI, और LI जो नाम देना है इसको, ये L है और ये I है। ये कितने सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर की। फिर आपको क्या करना है, इस L को एक केंद्र मान के फिर आपको प्रकार को खोलना है, और इस L पे रखें प्रकार को 2.5 सेंटीमीटर खोलना है, और ये LT वाली जो लाइन है, LT ये वाली लाइन ये खींचनी है आपको। तो प्रकार को 2.5 सेंटीमीटर खोल के इस प्रकार से चाप काट लेना है, और फिर आपको ये जो प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोलना है, और ये IT वाली लाइन मिलानी है। तो ये इसको प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोल के यहाँ I पे रख के इसके पहले वाले के ऊपर चाप काट लेना है। तो यहाँ से एक लाइन बनेगी इस प्रकार की, सीधी लाइन आ जाएगी ये, और एक लाइन आपकी ये बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी एक लाइन आ जाएगी। अब इसका जो नाम है यहाँ पे I दे दो। अब आपको क्या करना है, मिला लेना इस पर। अब आपको L से ये वाली लाइन खींचनी है 4.5 वाली। तो प्रकार को आपके 4.5 सेंटीमीटर खोलना है, और L पे रख के ऊपर चाप काट देना है, यहाँ पे रख के ऊपर चाप काट देना है, और फिर आपको ये वाली लाइन खींचनी है IF। तो ये 3 सेंटीमीटर दे रखी है, प्रकार को 3 सेंटीमीटर खोल के I पे रख के इसके ऊपर आपको चाप काट लेना, और यहाँ पे नाम दे देना है F। फिर आपको L को F से मिलान कर लेनी है, और F को I से मिलान कर लेनी है, ये आ जाएगा। फिर आपको I से F को भी मिलान कर लेनी है, और इन सभी को आपके आपस में नाम दे देना है। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4.5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 2.5 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से आपको ये रचना कर लेनी है, और पूरा जो चतुर्भुज आपके तैयार हो जाएगा। ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ खींचना आसान है। एक तरफ जमा धन है, एक तरफ साधारण ब्याज है। तो x अक्ष पे ले लेंगे हम, इसमें ये जमा धन ले लेंगे ये x अक्ष पे, और ये साधारण ब्याज ले लेंगे y अक्ष पे। तो ये तो हो जाएगा आपके x अक्ष वाला, ये हो जाएगा y अक्ष वाला, ठीक है। ऊपर वाला x अक्ष और नीचे वाला y अक्ष पे इसको ले लेंगे। तो सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, और इसको हम x अक्ष और y अक्ष के रूप में बदल लेंगे। तो सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं ये वाली। तो ये तो हो जाएगी आपकी y अक्ष, और ये हो जाएगी आपके x अक्ष, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं, ये x अक्ष है और ये वाली आपकी y अक्ष है।
यहाँ पर आपको क्या करना है कि थोड़ी सी देख लेना है कि ये वाई एक्स पे कहाँ से कहाँ तक है। तो वाई एक्स पे आपके 80 से लगा के 400 तक है, तो ये 8 का पहाड़ा हो रहा है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 6 32, 8 5 40, तो ये 80 का गैप लेना है। तो वाई एक्स का जो पैमाना है वो 1 सेंटीमीटर बराबर आपके 80 हो जाएगा, और एक्स अक्ष पे 21,000 का गैप है, तो 21,000 को आपके 5 तक ले लेना है। तो 5 लाइनें खींचनी है, 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पे आ जाएगा आपके 1,000, यहाँ पे 2,000, यहाँ पे 3,000, और यहाँ पे आएगा आपके 4,000, और यहाँ पे आ जाएगा आपके 5,000। और फिर इधर भी एक एक में आपको लाइन ले लेनी। ये इधर 80, इस 8 दूनी 16, 160, ये 240, फिर 8 चौक 32, 320, 8 पंजे 40, 400। तो ये यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 160 है, फिर आपकी 240 है, और फिर 320 है, और फिर यहाँ आपके 400 हैं। अब आपको क्या करना है, इनसे मिलान करनी है। तो 80 और 100 1000 एक साथ में मिलेंगे, तो 80 और 1000 वाला जब 80 है तो ये आपके आ जाएगा 1000 पे। दूसरा कहाँ मिलेगा, 2000 का 160 पे, 2000 का 160 पे, 3000 का आपके 240 पे, 4000 का आपके 320 पे, और 5000 का आपके 400 पे। इस प्रकार से आपको एक सीधी लाइन में इसको मिलान कर लेनी है। इसको हम सीधी लाइन में यहाँ से मिलान कर लेंगे। तो ये वाली जो लाइन है आपके एक सरल रेखा बनेगी, इसको कहते हैं रेखिक आलेख। रेखिक आलेख, ठीक है, इसको कहेंगे रेखिक आलेख। फिर आपको यहाँ पे एक पैमाना लिखना है। पैमाना हम क्या लिखेंगे, पैमाना लिखेंगे यहाँ पे, एक तो लिखेंगे एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना, यहाँ पे लिखेंगे एक बड़ा खाना बराबर कितना लिया हमने, एक्स अक्ष पर कितना कितना ले रखा है गैप, ये 1,000 का ले रखा है, तो एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1,000 रुपये है, तो रुपये ले लेंगे। इसी प्रकार से वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर क्या हो जाएगा आपके एक बड़ा खाना बराबर हो जाएगा आपके कितने कितने का, वाई पे 60 80 का गैप है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 80 रुपये। एक बड़ा खाना बराबर 80 रुपये। तो ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष का पैमाना हो गया। अब आपको इसमें कोई प्रश्न पूछा तो आपस में बता देंगे। ये कह रहे हैं कि क्या यह बिंदु, ये जो आलेख है मूल बिंदु से गुजरेगा, तो हाँ ये बिंदु, ये जो है वो मूल बिंदु से गुजर रहा है। फिर आपके दूसरा है इसमें कि आलेख के आधार पर 3500 रुपये का आपको ब्याज ज्ञात करना है। 3500 किसके बीच में आएंगे, 3000 और 4000 के बीच में आएगा यहाँ पे। तो इसका जो ब्याज है वो भी आपके 3000 और 4000 वाले के बीच में आएगा, यानी कि ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, इन दोनों का आधा, ठीक है, 240 और 320 के बीच की संख्या, तो इसमें आधा और जोड़ देंगे, 80 का आधा 40 जोड़ेंगे तो 280 आ जाएगा आपके यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 280। तो ये तो ब्याज है, और धन कितना है 3500 और 280। इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो उत्तर कितना आ जाएगा इसका, 3500 पर ब्याज कितना होगा, तो ये आएगा आपके 280 रुपये। तो ये था आपका पूरा पेपर। इसकी पीडीएफ मैं आपको ऐप के ऊपर डाल दूंगा, ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखा उनको बहुत ही शानदार जो पेपर जाएगा, और आगे आपके इसी प्रकार से पेपर यहाँ पे आते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर देना, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। और 8वीं का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।